नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रही है, जिसमें कि अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो लगभग सभी एग्ज़ामों में एकदम कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उस चीज़ों पर हम लोग कुछ विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, वह युग जब पत्थरों के औजारों का उपयोग किए जाते थे तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो पाषाण युग। किस नाम से जाना जाता था? तो पाषाण युग। नेक्स्ट है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में। कौन कौन से नाम है? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार करना और वो फल संग्रह। क्या करना था? शिकार करना और फल संग्रह, यानी कि फलों को इकट्ठा करके भोजन करना और जानवरों को मारकर शिकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रथम आविष्कार क्या था? तो ये आग का आविष्कार था। जो पत्थरों में पत्थर टकरा करके आग निकलते थे और जंगलों में अचानक आग लग गई, तो उस समय से आग का आविष्कार माना गया। पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। कौन सा था वो? कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से। किससे बनाते थे? कठोर पत्थर से। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रण किसका मिलता है? तो पशुओं का। किसका मिलता है? तो पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो 4000 से 2000 ईस्वी पूर्व माना गया है। कौन सा माना गया है? 4000 से 2000 ईस्वी पूर्व माना गया है। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का प्रयोग का क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्या है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया या चक्र। क्या था? पहिया या चक्र। पशुपालन कृषि के बाद नवपाषाण जब युग आया तो उस समय कौन सा आविष्कार हुआ? पहिए का आविष्कार और या तो चक्र का। नेक्स्ट है, किस युग में पहली बार मातृ देवी यानी कि माता की देवी की पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो वो है नवपाषाण युग। कौन सा युग है? नवपाषाण युग। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था। किसमें युग हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन में अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। किसमें हुआ था? नवपाषाण युग में। मनुष्य ने कपास व ऊन कपड़ा बनाने की कला का किस युग में सीखी? नवपाषाण युग में सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा की खोज मानव ने किस युग में की थी? तो वो मध्य पाषाण युग में की थी। किस युग में आरंभ की थी तांबे की खोज? तो मध्य पाषाण युग में। मानव ने सबसे पहले किस अनाज की खेती करना शुरू किया है? तो गेहूं और जौ की। किसका किया है? गेहूं और जौ की। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। किसे बनाया है? कुत्ते को। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। प्राचीनतम चित्रकारी साक्ष्य कहाँ पर है? भीमबेटका में। कहाँ पर है ये स्थित? मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद किसका प्रयोग किया था? तो तांबे का। भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 से अधिक ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला था?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र कहाँ पर हुआ था? 200 ताम्रपाषाण बस्तियों का महाराष्ट्र में। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाया गया है? गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला मुख्य रूप से किसका चित्रण हुआ है? पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु का योगदान है? कांसा का। किसका योगदान दिया? कांसा का। संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु कौन सा था? पूजा करने योग्य सांड। कौन सा था ये? सांड। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई थी? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। यानी कार्बन 14 पद्धति से जो किसी भी जानवरों के अवशेष के बारे में जानकारियाँ मिलती थी, तो वो कब निर्धारित की गई थी? उसकी तिथि क्या थी सिंधु सभ्यता की? तो 2350 से 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब और किसके उत्खनन से हुआ था? तो हड़प्पा का सर्वप्रथम पता 1920 से 1921 के बीच में हुआ था। और किसने किया था? दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने मिलकर के हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पुराअवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित किए गए थे? तो आयताकार। किसमें किए गए थे? आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व में स्थित स्थल, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व में स्थित स्थल कौन सा था? पूर्व में स्थित स्थल था आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सा था? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि पूरब में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थित है? पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में कौन सा स्थान है? तो ये सुतका गोंडा, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। कहाँ है ये? पाकिस्तान में। पश्चिम से याद रखिएगा ट्रिक, पाकिस्तान में सुतका गोंडा। और सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्त नदी के किनारे। कौन सी नदी? दास्त नदी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी व व्यापारिक। किस प्रकार की थी? शहरी और व्यापारिक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? नगर योजना। कौन सा था? नगर योजना। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीर कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा। कौन सा मिलता है भवन का निर्माण साक्ष्य? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य रूप से सड़क की ओर खुलती थी, कौन सा है वो? लोथल। कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल के एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार एक साक्ष्य मिला है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? अन्नागार। कहाँ है ये? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? ये धौलावीरा है। कौन सा मिला है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित, खूबसूरत नगर माना गया है? तो उसे धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का अब तक में सबसे अधिक नगरों में सुव्यवस्थित और खूबसूरत नगर कौन सा है? पूछा जाएगा धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिलता है? तो लोथल और चन्हू दर्रो।
कौन सा मिलता है? लोथल और चन्हू-दरों। लोथल और चन्हू-दरों। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मिलता है? तो लोथल। क्या मिलता है? डॉकयार्ड। तो उसे कहाँ मिलता है? लोथल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव। हड़प्पा में माप की इकाई किस अनुपात में थी? 2 और 16। हड़प्पा काल में माप की इकाई कौन सी थी? 2 और 16। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी? तो कपास की खेती। किसकी खेती की थी? कपास की। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूं और जौ। खेती पूछा जाएगा तो कपास, अनाज पूछा जाएगा मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं और जौ। हड़प्पा पुरास्थल से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों अवशेष मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से गेहूं और जौ दोनों मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? गेहूं और दोनों के अवशेष मिले हैं। किन हड़प्पा स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिलता है? लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा से जौ, तिल और सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त मिले हैं? तो वो बनवाली है या बनावली। कहीं कहीं नामों के थोड़ा से अक्षर में परिवर्तन से दिखाई पड़ते हैं। बनवाली कहीं मिलेगा, कहीं बनावली मिलेगा। तो इससे ऑप्शन में आपको पकड़ में आ जाएगा। सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो वो है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीजें सर्वोत्तम मानी जाती है? तो मुहरें। कौन सी सर्वोत्तम मानी गई है? तो मुहरें। हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई से कलाकृतियों में कौन सी चीजें सर्वोत्तम है? तो मुहर। नेक्स्ट है, कांसे की बनी एक नर्तकी छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांश किनकी किनकी है? तो नारी की। यानी कि हड़प्पा काल में जो मिट्टियों से जो बनी मूर्तियां प्राप्त होती है ज़्यादातर वो नारियों की है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में अधिक जानकारी किनसे मिलती है? तो मुहरों से। किससे मिलती है? मुहरों से। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्रों में भाव दिखता था। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम किस प्रकाश में आई? कब मतलब प्रकाश में आई, प्रचलित में? 1853 ईस्वी में आई। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में। और सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दाईं से बाईं ओर, फिर बाईं से दाईं ओर। तो ये याद रखेंगे कि सबसे पहले दाईं, तब बाईं, फिर बाईं, फिर दाईं। बाईं से दाईं हम लोग चलते हैं तो ये ध्यान नहीं रखना है, आपको बस अपोजिट याद रखना है। दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की। और किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञीय हवन कुंड, अग्नि कुंड, वेदियां प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से, तो लोथल से और कालीबंगा से। ये सब हवन कुंड, अग्नि, वेद, ये सब प्राप्त हुई थी हड़प्पा काल में। हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा शिव के आद्य रूप या पशुपत के रूप में चित्रित किया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष क्या था? तो पीपल। क्या था? पीपल। हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? कुबर सांड। सर्वाधिक पवित्र मानते थे पशु को। किस
हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रशस्त पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा समाज किस प्रकार का समाज था? तो मातृसत्तात्मक। किस प्रकार का समाज था? मातृसत्तात्मक। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई? रोपर। किससे की गई? रोपर। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस पुरास्थल से खुदाई की गई? तो रोपर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक पुरा स्थल मतलब कि खुदाई जो किया गया हड़प्पा सभ्यता का किस राज्य में खोजा गया? तो वह है गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा अभी हम लोगों ने बताया, वो बहुत ही सुंदर स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों का या मुर्दों का टीला या सिंध का नखलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदारो को। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान। ये सभी नाम याद रखेंगे तो आसानी से ऑप्शन में पता चलेगा। एक नया नाम ये आपको देखने को मिलता होगा, सिंध का नखलिस्तान भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग, क्योंकि कांस्य का युग वहीं से आरंभ हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता में माना जाता है। किस हड़प्पा पुरास्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो लोथल से, सुरकाकोटा से और कालीबंगा से। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को, यानी कि लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है, क्योंकि वहां से भी छोटे छोटे चीजें बहुत प्राप्त हुई हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो सर जॉन मार्शल। और खोज किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का? तो दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में बांटा और कौन कौन से हैं? तो 2 भागों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। किसने? तो विद्वानों ने। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वेद काल। कौन सा कहा जाता है? ऋग्वेद काल। कब से कब तक काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों, ब्राह्मणों, ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक को। कब तक को कहा जाता है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल वैदिक काल के भारत में निवासियों को क्या कहा जाता था? तो आर्य। ठीक है। आर्यों के मूल निवासी संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों के मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया। मध्य एशिया कहाँ है? तो बैक्टीरिया में। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर। किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर मैक्स मूलर। आर्य शब्द आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से। किससे मिलती है? ऋग्वेद से। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्य शब्द का क्या होता है? श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत। नेक्स्ट है, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इंडो आर्य। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इंडो आर्य।
आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब, सप्त सैंधव प्रदेश। वैदिक समाज में कितने वर्गों में विभाजित किया था और वो कौन कौन से हैं? तो वह 4 भागों में बांटा गया था वैदिक समाज में। और पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है, आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो व्यवसाय। कि कौन किस आधार पर बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसी आधार पर समाज में इसका वर्गीकृत यानी कि बंटवारा होगा। कालांतर में यानी कि बहुत पहले उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म से ही। वैदिक काल में आर्य का कितना भाग करके रूप में लिया जाता था? तो 1/16। 1/16 भाग को वैदिक काल में इनकम का टैक्स के रूप में दिया जाता था। वैदिक काल में लेन देन व्यापार की प्रणाली कौन सी प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय। कौन सी थी? तो वस्तु विनिमय। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में। कहाँ दी जाती थी? गुरु के कुल में यानी कि आश्रम में। उत्तर ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र। कौन थे? इंद्र। कालांतर में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं के मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ। क्या था? तो यज्ञ। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनोट कहा जाता था। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ वाजपेय यज्ञ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम वृहद्रथ। कौन सा था? वृहद्रथ। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? वृहद्रथ। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो वृहद्रथ का। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने किस नगर की निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगिरी को। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी कौशला नरेश की बहन थी प्रसेनजीत। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध।